मैं आज आपके पॉडकास्ट पे कहता हूँ, अगर आप 10th फेल भी हैं तो मल्टी मिलियन रुपए का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एक तरफ आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है और एक तरफ है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो वो जो गैप है उसके क्रिएट होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? काम उपलब्ध है और व्यक्ति उसे करना नहीं चाह रहा है। 10 में से 8 लोग अपने फोन पर वो कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उसको कहीं मदद नहीं करेगा। हाउ कंपनीज सी पीपल एज टैलेंट और टैलेंट डेवलपमेंट कैसे होता है? KSA+H and alignment with organization becomes the kind of talent every organization is looking forward to. अभी जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, यूथ के लिए कौन से स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है? These 3 skills every youth must develop. 80% ऑफ द वर्क विल बी डन बाय AI, तो बाकी जो लोग जिनको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता उनके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। AI किसी की जॉब नहीं खाएगा, लेकिन जिसे AI नहीं आता उसकी जॉब जरूर जाएगी। IIT के अंदर कौन सा एक पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट बना है पिछले 50 सालों में जो कि दुनिया में रूल करता हो? समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट। मानसिकता परिवार और समाज ने दे रखी है, वो दे रखी है कि बस मोटी सैलरी जहां मिल जाए आपको वहां चले जाना। अक्सर लोग ना मोटिवेशन के भरोसे ज्यादा रहते हैं, एग्जीक्यूशन पे थोड़ा कम ध्यान रहता है। पलंग पे लेट के आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो भाई तुक्का लग करता है, मैनिफेस्टेशन होने वाला नहीं है। व्हाट डज सक्सेस रियली मीन? अगर ये 6-7 चीजें आपके साथ हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं। ये बड़े मैनेजर, बड़े CEO ही नहीं है जिनके पास सिखाने के लिए कुछ है। एक चौकीदार भी आपको सिखा सकता है, एक ऑफिस बॉय भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है कंपनी के अंदर। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, हाउ डज वन डील विद दैट? कॉर्पोरेट में हो तो पॉलिटिक्स को जानना सीखो और खेलना सीखो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। नेटवर्किंग जो है वो करियर ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? द बेस्ट टाइम ऑफ नेटवर्किंग इज व्हेन यू डोंट रिक्वायर नेटवर्क। कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने का सपना है लेकिन पता नहीं शुरू कहां से करें। आज के गेस्ट आपको एक रोड मैप देने वाले हैं। दोस्तों, विनय विमर्श के एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कुलवीर सिंह, एक ऐसे प्रोफेशनल जो HR और टैलेंट डेवलपमेंट के फील्ड में अपना स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ चुके हैं। उन्होंने इंडिया के टॉप IITs और IIMs में लेक्चर्स दिए हैं और CXOs को उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एनहेंस करने में गाइड किया है। अब एक लाइफ कोच के रूप में वो सिर्फ करियर्स ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये एपिसोड स्पेशली उन सभी के लिए है जो अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप एक फ्रेशर हैं जो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना चाहते हैं या एक सीजन्ड प्रोफेशनल हैं जो अपनी वर्क लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई स्टोरी मिस ना करें। तो चलिए स्वागत करते हैं कुलवीर सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का जो एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है उन यूथ के लिए जो करियर में अपना कुछ करना चाहते हैं। क्लैरिटी बहुत मिलने वाली है, ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो अभी विल जस्ट जंप राइट इनटू इट। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा आप बताएं। हाउ यू स्टार्टेड, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए लाइफ में, वो थोड़ा वहाँ से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आके, आपके स्टूडियो में आके। और एक्साइटमेंट का मेरा जो रीज़न है बहुत सिंपल है। 2003 में मैंने अपना एक मिशन स्टेटमेंट लिखा, क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ 1 मिलियन पीपल थ्रू टीचिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग एंड बाय बीइंग गुड विद अदर्स। सो जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था अपना, मुझे पता नहीं था कि पॉडकास्ट पे एक माध्यम बनेगा। सो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे यहाँ एक अवसर प्रदान किया इस पॉडकास्ट के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचने का। दुआ सर, इसमें अगर आपकी जर्नी को एक लेसन के रूप में आप देखें या आप बताना चाहें कि आपकी जो अभी तक की जर्नी है उससे लोग क्या सीख सकते हैं, वो थोड़ा आप बताइए सर। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी जर्नी को तो उसमें 2-3 हाइलाइट्स निकल कर आती हैं जो कि हर एक उस व्यक्ति को अपील करेंगी जिनके पास रिसोर्सेस कम है, गाइडेंस का अभाव है और सपने बहुत बड़े हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरी जर्नी की हाईलाइट है कि बहुत छोटे से गांव में जन्म लेना, ये अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है जी। लेकिन उस मानसिकता को तोड़ने के लिए जो प्रयास चाहिए वो बहुत सघन प्रयास चाहिए जी। सो उस मानसिकता को तोड़ना और अपने जीवन के लिए जो बनाए गए उद्देश्य हैं उनके ऊपर फोकस रहना और अथक प्रयास करते रहना जी। सो ये 3 चीजें मेरे पूरे करियर की हाईलाइट है और उसी की वजह से
जहां भी मैं आज हूं, जो भी मैं इम्पैक्ट, छोटा बड़ा इम्पैक्ट बना पाता हूं, वो उसी वजह से बना पा रहा हूं। उस मानसिक वीडियो को तोड़ना, अपने गोल पर ध्यान केंद्रित रखना और दिन रात बिना थके हुए प्रयास करते रहना, ये 3 ही मेरे हाईलाइट पॉइंट्स हैं मेरी पूरी जर्नी के। जी, तो ये बहुत अच्छा लेसन रहने वाला है। सर, अभी आपका जो करंट रोल है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। भाई, सो अभी मैं एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम करता हूँ, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उनके जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट ग्रूमिंग के जो चैलेंजेस है, जिनसे उनके बिजनेस के RN KPI लिंक्ड हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज बनाने में मैं मदद करता हूँ। इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मैं टैलेंट डेवलपमेंट हेड, OD हेड के पदों पे रह चुका हूँ, और फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आई वाज प्रोफेसर ऑफ HR एंड OB इन एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। परफेक्ट सर। सर, टैलेंट थोड़ा सा आप बताइए कि हाउ कंपनीज सी पीपल एज टैलेंट, और टैलेंट डेवलपमेंट कैसे होता है, वो थोड़ा आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपको याद रखना है KSA+H। जब हम एक टैलेंट की फॉर्म में किसी को देखते हैं तो हम देखते हैं उसकी नॉलेज इन द रेस्पेक्टेड फील्ड, उसके स्किल्स और नॉलेज में भेद सिर्फ इतना होता है, नॉलेज कॉग्निटिव लेवल पे होती है, समझ में आता है, और स्किल का मतलब उसे डिस्पेंस कर पाता हूँ, उसे क्रियान्वित कर पाता हूँ। थर्ड एस्पेक्ट है एटीट्यूड, कि मेरा जो मोटिवेशन का लेवल है वो कितना है और मेरा एटीट्यूड कैसा कार्य के प्रति। और चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ये मेरा नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड ऑटोमेटेड फॉर्म में चला गया, hence it has become habit. So a complete talent is KSA+H. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव हम बोले, सो एक चीज और देख लेनी चाहिए कि क्या मैं कंपनी की वैल्यू से अलाइंड हूं, नहीं हूं। KSA+H and alignment with organization becomes the kind of talent every organization is looking forward to. So there is a saying that there is always a shortage of skilled labor, right? And yet on the other hand, जो हमारे यहाँ का unemployed जो segment है, basically 83% youth is unemployed, right? तो वो जो गैप है, जो ये एक जो पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि एक तरफ आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है और एक तरफ है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो वो जो गैप है उसके क्रिएट होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? या सो यहाँ पे एक मैं फ्रेमवर्क आपसे शेयर करूंगा, पॉल हर्शन कैन ब्लैंकार्ड का है, जिसको कि हम स्किल विल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इंडिया के संदर्भ में मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि स्किल्स की कमी है। हाँ, मुझे विल की कमी कई बार दिखाई देती है। कि काम उपलब्ध है और व्यक्ति उसे करना नहीं चाह रहा है, वो विल, वो इच्छा शक्ति, हाँ, वो मोटिवेशन उसके अंदर है ही नहीं। आज मुझे आप बताइए, आज के समय से बढ़िया, जब संचार क्रांति चारों तरफ फैल चुकी है, आज के समय से बढ़िया कार्य करने का समय कब है कि जब आप अपने रूम में एक लैपटॉप को किराए पे लेकर करोड़ों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि चैट GPT को जिसने हिला के रखा, उसका नाम डीप सीक है जी, वो कहाँ बना? डीप सीक कितने लोगों की टीम ने बनाया? चाइना में बैठे हुए मुट्ठी भर लोगों ने पूरे एनवीडिया के शेयर को नीचे गिरा दिया। कैसे गिरा दिया उसने? जी, इच्छा शक्ति उनके अंदर बहुत प्रबल थी। सो हिंदुस्तान में कोई स्किल की कमी मैं नहीं मानता। अगर मुझे कमी दिखती है तो वो इच्छा शक्ति की दिखाई देती है। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे कहता हूं, अगर आप 10th फेल भी हैं तो मल्टी मिलियन रुपए का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ओके, सो बेसिकली आप ये बोलते हैं कि स्किल इश्यू नहीं है, इंटेंट इश्यू है। एब्सोल्युटली, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, चाहे कहीं भी हो। बिल्कुल, जैसे आपने अपना एग्जांपल लिया कि आप एक गांव से आते हैं एंड देन यू हैड दैट इंटेंट, बिल्कुल, वो एनर्जी था आपके अंदर कि यू वांट टू ब्रेक दैट बैरियर एंड यू वांट टू कम आउट एज एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लार्जर चंक ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, व्हिच इज अ ग्रेट। इसमें एक लीडिंग बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैं जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना पसंद करता हूं बजाय कि अपनी कार के। आई ऑब्जर्व पीपल। ओके, अभी भी मैं जैसे मेट्रो से आया जी, मैंने क्या देखा कि वहां पे जो यंग लोग हैं, कोई ना कोई किसी प्रकार की रील देख रहे हैं जी। 10 में से 8 लोग अपने फोन पर वो कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उसको कहीं मदद नहीं करेगा जी। You're right. एक बंदा ऐसा होगा जो उसके अंदर से एजुकेशन लेगा। आज आपके मोबाइल फोन पे सारी नॉलेज अवेलेबल है।
How many people in public transport you find those who are uplifting their intellect? It says everything. So basically अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. Yes. तो आपका जो कहना है वो है कि आपको चैनलाइज करना है अपना एनर्जी. Absolutely. आपको ये देखना है कि उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से आपको क्या टेक इन करना है और उसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. अभी जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, यूथ के लिए कौन से स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने बताया कि भाई रील देख रहे हैं, they can be doing multiple other things, right? तो उसमें अभी कैसे, जैसे आप नया टैलेंट हायर करते हैं, तो व्हाट डू यू एक्चुअली लुक फॉर नए टैलेंट में? इंटेंट देखते हैं, स्किल देखते हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है और क्या यूथ को करना चाहिए टू बी मोर डिजायरेबल एज अ कैंडिडेट और एज अ टैलेंट? ब्यूटीफुल. आज की तारीख में नॉलेज की कहीं कमी नहीं है. चैट जीपीटी और उसके समकक्ष कितने एआई टूल्स उपलब्ध हैं. आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखिए, आपको हर एक सॉल्यूशन एट द फॉल ऑफ अ हेड अवेलेबल है. लेकिन कुछ फंडामेंटल स्किल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है. सो हियर आई एम कोटिंग HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, which says these 3 skills every youth must develop. और आज की तारीख में जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ या अपने दोस्तों के देखता हूँ इंटरव्यू लेते हुए, या किसी बड़े बड़े कॉलेजेस के पैनल में मैं जाता हूँ एज इंटरव्यूअर टू सेलेक्ट फॉर MBA सीट्स, नंबर 1 स्किल इज क्रिटिकल थिंकिंग. अगर आपको मैं 10 डेटा टाइप दे दूं और उसका साइज बहुत बड़ा हो, हाउ डू यू गेट मी द इनसाइट आउट ऑफ दैट डेटा? नंबर 2, आई सी इन यू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नॉलेज की तो कमी नहीं है, बट एट योर वर्क प्लेस, चाहे आप अपना काम करते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस एवरी डे. जी, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं एक प्रॉब्लम को स्टेट करने में और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, यू आर नॉट डिजायर्ड. सो फर्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग जी, एंड थर्ड स्किल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेटा फ्लुएंसी. डेटा फ्लुएंसी कह लीजिए, और अगर उससे आगे बढ़े तो एप्लीकेशन ऑफ AI. और AI को सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है. वंस अगेन, लाइक सैम ऑल्टमैन, ही सेज लाइक AI किसी की जॉब नहीं खाएगा, लेकिन जिसे AI नहीं आता उसकी जॉब जरूर जाएगी. मेरा अगला सवाल उसी पर था जी. बहुत चल रहा है अभी कि भाई AI आफ्टर 15 years और या इसी ड्यूरेशन में 80% ऑफ द वर्क विल बी डन बाय AI. तो बाकी जो लोग जिनको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है. बिल्कुल सर, एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा जिसके बारे में बहुत लोग ये बात करते हैं कि इट इज़ डिज़ाइंड फॉर पीपल टू वर्क, और उनके अंदर वो जो एक जो इंटेंट है नर्चर नहीं किया जाता स्टार्टिंग से ही, कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर आए. और वो थोड़ा अभी गडकरी साहब भी बोलते हैं, उद्योग मंत्री हैं, वो भी ये बात बोलते हैं कि भाई आप प्रोडक्शन है वो आप थोड़ा ऊपर लेके जाइए, फूड डिलीवरी ऐप्स और ये सबसे ऊपर बढ़िए. आप ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे इनकलकेट कीजिए जो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट फैलाए. तो वो जो एजुकेशन सिस्टम में हमारा एक माइंडसेट है, जो पेरेंट्स का भी माइंडसेट होता है कि यार बच्चा या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छा सोचेंगे तो बोलेंगे कि IAS बन जाए, राइट. तो वो एक जॉब को करने के लिए जो उनको स्टार्टिंग से एक तरह से प्रमोट किया जाता है या फिर उनको एनकरेज किया जाता है, उस माइंडसेट को कैसे ब्रेक करें सो दैट वी हैव मोर एंड मोर पीपल हु कैन एक्चुअली क्रिएट सस्टेनेबल बिजनेसेस दैट कैन हैव लाइक अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑल ओवर. वो बताइए सर थोड़ा. इसके अगर आप जेनेसिस देखेंगे जी, पेरेंट्स तो हमारा भला चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं जी. क्यों चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए? हमारे DNA में बैठी हुई है सिक्योरिटी जी. हम सबके सब सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हैं जी. हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाए किसी भी तरीके से जी. और इसलिए वो कहते हैं भाई जॉब की तरफ चले जाओ जी. आज आप देखो IIT 20 से ज्यादा हो चुके, बट IIT के अंदर कौन सा एक पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट बना है पिछले 50 सालों में जो कि दुनिया में रूल करता हो? समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट. और वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेन जो टॉप के हमारे 5 IITs हैं उसके अंदर बैठते हैं, लेकिन पीछे जो उनकी मानसिकता परिवार और समाज ने दे रखी है, वो दे रखी है कि बस मोटी सैलरी जहां मिल जाए आपको वहां चले जाना. और जब तक ये मानसिकता नहीं टूटेगी, जब तक हमारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि यार अगर मैं अर्ली करियर में रिस्क ले सकता हूं जी, तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, अपने परिवार का भला कर सकता हूं, समाज का भला कर सकता हूं और देश का भला कर सकता हूं. आप जो टॉप की 5 कंपनीज हैं वो सारी की सारी टेक कंपनीज हैं जी.
द काइंड ऑफ टर्नओवर दीज टॉप 5 टेक कंपनीज आर हैविंग, हिंदुस्तान में 100 साल पुरानी कंपनी है, उनसे कई गुना वो आगे है जी। अगर इंडिया को बढ़ना है, अगर इन बच्चों को अपने साथ साथ समाज का भला करना है, सो बड़ा सोचना होगा। और सिक्योरिटी की जो मानसिकता है कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। जी। यस सर, हाल ही में एक पोस्ट वायरल हो रहा था कि चाइनीज बिल्ड चाइना एंड इंडियंस बिल्ड द वेस्ट। यस सो आई एम श्योर इट्स एवरीवेयर, लाइक जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा किया जाए एज अ नेशन, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आज हम ये मैनिफेस्ट करते हैं यहाँ बैठ के कि भाई जो हमारा टैलेंट है वो बाहर जाने से रुके, तो उसके लिए गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, या फिर एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों से जो हम बात करते हैं कि भाई आप जॉब के लिए कोशिश करिए कि आप यहाँ पे रहें, राइट? तो क्या ऐसी इंटेंट है जो आप उनके अंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बोलना चाहेंगे कि जिससे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, वो थोड़ा उसमें थोड़ा बदलाव आए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हमारे बच्चों को ये दिखाई देगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जी, वो उनके राह की बाधा नहीं है। पिछले 10-14 सालों में मैं देखता हूं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है काफी तोड़ी गई, जो रेड टेपिज्म था उसको काफी कम किया गया। आज आप अपनी कंपनी एक दिन के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, पहले महीनों उसके अंदर लगते थे। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, स्टिल वी हैव टू बी फास्ट इनफ। मेरा भांजा है वैंकूवर के अंदर, और उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करी कुछ सालों पहले। सो 15 मिनट के अंदर उसकी कंपनी बन के फंक्शन हो चुकी थी, जस्ट विद इन 15 मिनट्स। इट डज नॉट टेक टाइम नाउ। सो गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके पास, गवर्नमेंट के पास। अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बनेंगे, जहां पर रिस्क टेकिंग को ज्यादा एनकरेज करा जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ब्रेन जो बाहर जाने की सोचता है, यहां पर अपना सफलता दिखनी शुरू करेगा। और उसमें बदलाव आया भी है, उसमें काफी बदलाव आया भी है। दिस इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, जो मानसिकता हमारे कॉलेज कैंपसेस में है कि जो भी बड़े पैकेज पाता है उसको हम देखते हैं हीरो। आज तक मतलब ये देखना बड़ा मुश्किल हो, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कॉलेजेस कितना ये बताते हैं कि हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहां से कितने सस्टेनेबल स्टार्टअप्स बने, कितने यूनिकॉर्न्स हमारे यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में बने। Even I'm asking IITs. Absolutely, sir. Okay. Many of the incubation centers, they are not producing any unicorn. The kind of unicorn we talk about, उनके अपने personal level पे लिए गए रिस्क की वजह से वो बने। So do we encourage that kind of entrepreneurship on our top campus in India? तो second thing is, colleges में, universities में हम उसको कितना encourage कर रहे हैं और कितना उसको safeguard करके चल रहे हैं। जी। Okay. And आज के समय में हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर, उतना ऊपर हम पहुंच सकते हैं, है ना? आप देखिएगा कि चाइना के अंदर, वंस अगेन इफ आई टॉक अबाउट, 14-15 साल के बच्चे जो हैं, दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। इंडिया में भी ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, बट संख्या वहां पे बहुत जो स्केल पे वो करते हैं वो हम नहीं कर रहे। आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट इन द इकोनॉमिक्स टाइम्स कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनीज है सस्टेनेबल, कितनी कहां पर है? आउट ऑफ 16, 12 यूएसए में है, 3 चाइना में है, और इंडिया में एक भी सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने रिलायंस का नाम लिखा हुआ था, लेकिन मैं उस बात को मानता नहीं। ओके, आई नेवर सी रिलायंस एज अ टेक कंपनी। जी, ओके, लाइक दे आर नोन फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड ऑल, एंड कंज्यूमर एफएमसीजी नाउ। सो इंडिया के अंदर अगर आज एक टेक कंपनी आउट ऑफ 16 ग्लोबल कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द नेशनल डेली, सो आप समझ सकते हैं कि लाइक हम कहाँ जा रहे हैं। तो सर, अब जैसे इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यस यस, बाय 2030 हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट विल बी अराउंड 1 बिलियन। बट अभी जो रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 49% जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही एम्प्लॉयबल हैं। बिल्कुल। तो वो जो गैप है, राइट, क्योंकि और ये बढ़ने भी वाला है, राइट, तो हाउ डू यू सी दैट वी कैन क्लोज दैट गैप? वो 49% से लेके अगर हम ये बोलें कि 15 से 20% तक ही अगर हम उसको लेके जाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कौन से स्किल प्रोग्राम्स लागू हों, कौन सी ऐसी पॉलिसीज आए जो आपको लगता है जिससे आगे आने वाले समय में थोड़ा बदलाव आए, नेक्स्ट 5 years? देखो, ऐसा है कि हर चीज गवर्नमेंट पे डालना भी जस्टफुल नहीं है जी। और गवर्नमेंट ने पिछले 10-12 साल में अगर देखे तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट बोर्ड एंड ऑल, इनका गठन किया और पूरी शिद्दत से गवर्नमेंट लगी हुई है। यहाँ पर मैं जो
बड़ा रोल देखता हूँ कॉलेजेस का. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट वैंकूवर लास्ट ईयर. आई विजिटेड सर्टेन यूनिवर्सिटीज देयर एंड स्कूल्स एज वेल. बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगता है कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई बचपन से प्रोजेक्ट बेस्ड है. हमारी जो पढ़ाई प्रैक्टिकल लर्निंग है वहाँ पर. यू गेट मार्क्स ऑन द स्किल्स यू एग्जिबिट थ्रू योर प्रोजेक्ट्स. वहाँ पे रटंत विद्या नहीं है कि आपने रट लिया. दे डू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, बट मार्क्स आपको प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के ऊपर ही मिलते. जिस दिन इंडिया में भी स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाएगी, सो वो जो नोइंग डूइंग गैप है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसका स्किल में कन्वर्जन बहुत पुअर है, वो धीरे धीरे खत्म होगा. और जैसे जैसे ये नोइंग डूइंग गैप खत्म होगा, वैसे वैसे ग्रेजुएशन की डिग्री और अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग. सो सर, अभी क्या है ना, अक्सर लोग ना मोटिवेशन के भरोसे ज्यादा रहते हैं, एग्जीक्यूशन पे थोड़ा कम ध्यान रहता है. अभी बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई आप मैनिफेस्ट करो और प्रोसेस पे ध्यान मत दो, आप बस यूनिवर्स में बस संदेश भेजो कि आपके पास अबंडेंस है, आप बहुत सारे पैसे में हैं, and the money will come to you. But I want to ask you as someone who's been a veteran in the industry and have been working through thick and thin, आपने नीचे से build करके आप आज जिस मकाम पे पहुंचे, how true is that? How does it really work? वो आप मुझे थोड़ा बताइए. मोटिवेशन के भरोसे, तो मोटिवेशन के साथ आपको एक शब्द रखना है इंस्पिरेशन, और दोनों का भेद समझना है. जी. मोटिवेशन इज समथिंग विच इज आउटसाइड इन. जी. इंस्पिरेशन इज समथिंग विच इज इनसाइड आउट. जी. सो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सो मैं उनसे कहना चाहूंगा, गो फॉर द इंस्पिरेशन, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन. नंबर 1. नंबर 2, कि आज वो मोटिवेशन के ही भरोसे हो गए और वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं. जी. आप एक स्पीच सुनेंगे किसी ग्रेट मोटिवेटर की, आपको एक्साइटमेंट आएगा, लेकिन इंस्पिरेशन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. फाइंड योर ओन वाई. भाई, भगवान ने अगर मुझे जन्म दिया है तो मेरा जन्म किस लिए है? एज आई शेयर्ड विद यू इन द बिगनिंग कि 2003 में मुझे अपना वाई मिल गया कि मुझे सकारात्मक परिवर्तन लाना है 1 मिलियन लोगों की जिंदगी में. कैसे लाना है वो भी मैंने लिख दिया उसके अंदर. द डे यू फाइंड योर ओन वाई, स्ट्रॉन्ग वाई, sometime why may not be very big, like it may not be say societal or for the nation, it may be for a special community of yours. It may be for your family. It may be further narrowed down. For example, मेरी मदर का जो वाय था वो था कि मेरे तीनों बच्चे ग्रेजुएट हो जाएं. She never saw school. उनको कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, था ही नहीं स्कूल के गांव में. लेकिन हर वाय ऑफ एग्जिस्टेंस वाज मेरे तीनों बच्चे अच्छे से पढ़े. एंड शी लिव्ड बाय दैट वाई. और जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, माय मदर्स वाई वाज वेरी स्ट्रांग, तो बहुत सारे जो दूर के रिलेटिव थे, जहां पर शादियों में जाने का समय आता था, मेरी मदर एक ही बात कहती कि शादियां तो होती रहेंगी लेकिन बच्चों को स्कूल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए. What a big why she was having. Once you know your why, each and every action of your life is governed by that. Do you have that why? Yeah, that's a very good question. So basically motivation के साथ साथ आपके clarity भी होनी चाहिए that why you want to achieve whatever you want to achieve. There has to be a particular reason. Yeah. So यहाँ पर मैं manifestation के ऊपर भी बात करता हूँ. जी. और मैं आपसे 3V फॉर्मूला शेयर करता हूँ जो long back I applied on myself. I taught thousands of people and it brought lot of change in their life. 3 V's. 3V. V for victory. जी. जैसे कुलवीर में भी है. विनय में भी है सर. So V, first V stands for visualize. जी. कहाँ जाना है आपको, वो आप देखना शुरू करें बंद आंखों से. Okay. Second V is verbalize. जहां आपको जाना है वहां कैसे पहुंचेंगे, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उनको कहना और लिखना प्रारंभ करें. Okay. लिखने से आपके विचारों का क्रिस्टलाइजेशन होता है. जी. एंड थर्ड वी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिसिंग है और जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन 99.99% लोग का नहीं होता, दैट इज वाइटलाइज. वाइटलाइज. ओके.
putting action every day Okay. into what have you verbalized and what have you visualized. Okay. मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको सकारात्मक दिशा में रोज अथक प्रयास करने। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है यहाँ पर। जी प्लीज। सो नारद मुनि जी, माइथोलॉजिकल स्टोरी है बट लेसन बड़ा स्ट्रांग है इसका। नारद मुनि ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे हैं और नीचे पृथ्वी पर देखते हैं कि एक नन्ही चिड़िया समुद्र में से एक चोंच पानी भर के जी साइड में फेंक दे। साइड में फेंक, यस। नारद मुनि काफी चकित हुए, विस्मय हुआ और उन्हें नीचे उतर के आने पड़ा। उन्होंने नन्ही चिड़िया से पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप? नन्ही चिड़िया ने पूरे आक्रोश में कहा कि मेरे 3 अंडे थे और ये समुद्र बहा के ले गया। मैंने इससे बहुत विनती की लेकिन इसने मुझे वो मेरे अंडे वापस नहीं किए, मैं इसे सुखा के रख दूंगी। नारद मुनि मुस्कुराने लगे, वात्सल्य भाव से उस नन्ही चिड़िया को देखने लगे और नारद मुनि ने भी रिक्वेस्ट करी समुद्र से कि भाई इसके 3 अंडे लौटा दो। समुद्र रेस्पेक्टिंग नारद मुनि स्टेचर अपीयर्ड एंड सेड कि मुनिवर, जो एक बार मेरे अंदर समा गया वो वापस नहीं आता। अब नारद मुनि की तो पहुंच तीनों लोकों में है, हर जगह वो विचरण करते हैं जी। ब्रह्मा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, ब्रह्मा जी ने समुद्र को आदेश दिया और वो 3 अंडे चिड़िया को लौटाने पड़े। यहां छोटी चोंच में पानी भरने का मतलब क्या है, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन में काम देगा जी। कि जब यूनिवर्स देखता है कि आपके एक बड़े सपने के लिए रोज आप कौन सा छोटा एक्शन ले रहे हो जी, तब जाके वो सारी शक्तियां और ऊर्जा आपके लिए काम करने लगती है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. ब्रूस ली की मैं आपसे बात कहता हूं कि ब्रूस ली को सबने कह दिया कि यार तू मार्शल आर्ट में कुछ नहीं कर सकता। डू यू नो ब्रूस ली का दायां पैर बाएं पैर से लगभग आधा इंच से ज्यादा छोटा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका एक पैर दूसरे से 3 मिलीमीटर भी छोटा है, आप बिल्कुल मिसफिट हैं। चलने के लिए भी मार्शल आर्ट को साइड में रख दीजिए। और दूसरी बात, ब्रूस ली की जो पास की निगाह थी वो बहुत कमजोर थी जी। चश्मा लगा नहीं सकता था। वो इतनी प्रैक्टिस करता था कि ही बिकेम सो इंट्यूटिव अबाउट अपोनेंट्स एक्शन और उस इंट्यूशन के बेस पे वो अपने मूव्स बनाता था। ये बात किसी को नहीं पता जी। जब ब्रूस ली ने दिन रात मेहनत करनी शुरू करी, वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन रोकने से कोई रोक नहीं पाया। वहां पर मैनिफेस्टेशन आपका काम करता है। जब आप रोज कठिन परिश्रम करते हैं, पलंग पे लेट के आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो भाई तुक्का लग सकता है, मैनिफेस्टेशन होने वाला नहीं। यस सर। मैं जीवन में बहुत सफल लोगों से मिला जी। और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 मेन स्टेट ऐसी हैं जहां पर मुझे कभी बोलने या पढ़ाने का मौका नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जाकर, हर स्टेट में जाके पढ़ा है। मुझे आज तक एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिला जिसने जीवन में कठिन परिश्रम ना किया हो। जी। मुझे आज तक एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये क्लैरिटी ना हो कि उसे चाहिए क्या। और मुझे आज तक एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिला जो आंख बंद करके वो ना देख पाता हो जो उसको जीवन में चाहिए। और यही 3V थ्योरी है जी। विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए जरूर काम करेगा। तो सर मैनिफेस्टेशन की बात हो गई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। अब एक जो लोगों का, सोसाइटी का जो किसी भी इंसान को मापने का तरीका है वो है सक्सेस, कि भाई वो कितना सक्सेसफुल है, उसने जीवन में क्या किया है। व्हाट डज सक्सेस रियली मीन, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सर। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। जब मैं आज के यूथ से स्पेशली इंटरेक्ट करता हूं और उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं जी, तो सक्सेस के जो सोसाइटल मीनिंग है वो है कि आपने कितना धन अर्जित कर लिया जी, आपकी कार कितनी बड़ी है, आपका घर कितना बड़ा है, आपने ऐशो आराम कितने अपने पास रख लिए जी, आपने कितनी पावर इकट्ठी कर ली। इसलिए इंडिया में बहुत बड़ा तबका आज भी आईएएस बनना चाहता है, सिविल सर्वेंट बनना चाहता है। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, यू शुड एस्पायर फॉर दैट, बट यू शुड नॉट मेक दैट द ओनली गोल। सक्सेस की अगर आप होलिस्टिक परिभाषा देखेंगे तो सक्सेस के अगर मैं इंडिविजुअल के रूप में देखूं, क्या आपको नींद गहरी आती है, क्या आपको भूख अच्छे से लगती है, क्या आपका मन स्थिर रहता है, क्या आप प्रसन्नता की मुद्रा में रह पाते हो 24 घंटे में, कितने घंटे रह पाते हो, क्या आपके संबंध लोगों से अच्छे हैं, क्या लोग आपके पास आने के बाद कोई दिशा पाते हैं,
अगर ये 6-7 चीजें आपके साथ हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं। अब इसको वृद्ध करते हैं। ये तो अपने से संबंधित हो गया। अब हम इसको लेते हैं सामाजिक परिवेश में। आपकी उपस्थिति, आपका ज्ञान, आपके पास जो भी है, उससे क्या सकारात्मक परिवर्तन अथवा प्रभाव आप समाज पर डाल पाते हैं, उस पोजीशन में मैं आपको सफल मानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वंस अगेन आई टेक द नेम ऑफ अन्ना हजारे जी का नाम लेता हूं। साधारण सी कुटिया में रहते हैं, साधारण से कपड़े पहनते हैं, हजारों नवयुवकों को नशा मुक्त कर दिया, सैकड़ों गांवों को आदर्श गांव बना दिया, और ना जाने कितने विद्यालय उन्होंने खोल दिए। जी, साधारण से दिखने और साधारण से रहने वाला व्यक्ति, कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। ही वॉज अ ड्राइवर इन इंडियन आर्मी लॉन्ग बैक। स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब उन्होंने पढ़ी, उनकी खुद का कहा हुआ है मुंह से, और उसने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया। तो सफलता एक इंडिविजुअल के लिए क्या है वो मैंने आपसे शेयर किया, इंडिविजुअल का जो व्यापक रूप है उसका शेयर किया, और इससे भी आके जो सार्वभौमिक रूप है सफलता का, आपकी उपस्थिति से पूरे जगत के कल्याण के लिए आप क्या इंपैक्ट डाल पाए, उसी प्रपोजिशन में आप सक्सेसफुल हो। सिर्फ अपने लिए कार्य करने वाला, अपने लिए चीजों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति मेरे लिए वो सफलता की डेफिनेशन नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप इंपैक्ट क्या है आपका, और इंपैक्ट में सकारात्मक इंपैक्ट क्या है जी। और इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको बताऊं, सीईओ, सीएक्सओज, इनके डेवलपमेंटल जर्नी बनाता आया और इनको कोच करता आया, गाइड करता आया जी। 99% 50-55 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनके शरीर में 3 से 4 बीमारियां होती ही होती हैं। शुगर, वीपी, स्पॉन्डिलाइटिस, इंसोम्निया, ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, 50 से पहले ही हो जाते हैं उनके अंदर। कारण क्या रहते हैं इसमें? कारण क्या रहते हैं कि सिर्फ अपने लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, जिसकी संकुचित सोच है, उसके शरीर पे बीमारियों का उद्गम होना ही होना है। ओके, होना ही होना है। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन बहुत छोटी बना रखी है सफलता की जी ना। सो स्टीफन कवे यूज्ड टू से वन थिंग कि many of the corporate leaders when they ride on the ladder of success and they reach on the top rung, people are clapping down there, but they have realized one thing reaching on the top rung, that their ladder was leaning against the wrong wall. उनकी सीढ़ी ही गलत दीवार के सहारे खड़ी थी। वो सफलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉप एग्जीक्यूटिव अपने प्लश ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ड्राइवर काम कर रहा है, और उसका 10 साल का बच्चा उसके ऑफिस में प्रवेश करता है उस मैगजीन को लिए, जिस मैगजीन के अंदर उसके पिताजी का इंटरव्यू छपा हुआ है। फादर इज वेरी हैप्पी, फादर इज थिंकिंग कि आज मेरा बेटा मुझे प्रेज करेगा कि पापा देखो आपका इंटरव्यू इसके अंदर छपा हुआ है। बच्चा आता है, वो पन्ना खोलता है जहां पर एक बाप अपने बेटे के साथ घास पे खेल रहा है, और अपने बाप से वो कहता है टेबल पे रख के, फादर आई मिस्ड दिस टाइम विद यू। आप उसे सफल बोलेंगे? समवॉट, आई डोंट नो, मतलब समाज तो नहीं बोलेगा, है ना। जो अपने बच्चे को समय नहीं दे सकता, जो अपने स्वास्थ्य को समय नहीं दे सकता, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय नहीं दे सकता, जो अपने परिवार की सुख शांति के लिए समय नहीं दे सकता, वो कॉर्पोरेट में कितना भी सफल हो जाए, मैं उसको सफल नहीं मानता। वो होलिस्टिक सक्सेस जी, है ना जी। और होलिस्टिक सक्सेस हर तरह से अपने अंदर एक बैलेंस को समाहित करके रखती है। आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट महात्मा बुद्ध जी। जब वो घर छोड़कर गए, 6 साल उन्होंने एक टाइम खाना खाया, नदी के किनारे रहे, और उनकी शरीर पूरा का पूरा सूख गया था। उनकी एक ऐसे संत से मुलाकात हुई जो 2 दिन में एक बार खाना खाता था। महात्मा बुद्ध दिन में एक बार खा रहे थे, और उसके बाद भी उस व्यक्ति को क्रोध आता था, उसके अंदर अभी भी मोह था। उस दिन महात्मा बुद्ध को ने डिसाइड किया कि अति करने से आध्यात्मिक समृद्धि नहीं आती, एंड फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड ईटिंग नॉर्मल, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स ही गॉट निर्वाणा। बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की। तो सफलता के लिए जो अतिरेक करते हैं, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जाते हैं, सफलता वो नहीं। सो सभी नवयुवकों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, बैलेंस इज द की,
सफलता, अच्छी नींद आना, अच्छी भूख लगना, अच्छे संबंधों का होना, अपने इंटेलेक्ट की इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑन डेली बेसिस, ये एक सफलता की, अच्छी सफलता की निशानी है जी। डोंट बी ब्लाइंड। क्या फायदा था धन कमा के जी 55 साल की उम्र में आप मन चाही वस्तु भी ना खा सको क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया आपको और धन बहुत है आपके पास जी। सो लेट्स से अगर कोई फ्रेशर है, हाउ डज दोज पीपल स्टैंड आउट एट वर्क? उनके अंदर वो कैसी चीजें इनकलकेट करें अपने अंदर, कौन से एट्रीब्यूट्स वो लेके आए सो दैट दे कैन बी टर्म्ड एज एन एसेट और लाइक अ टैलेंट दैट यू सेड। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। सी, जो फ्रेशर हैं उनके अंदर एक गो गेटर एटीट्यूड होना चाहिए जी। क्या काम छोटा है, क्या काम बड़ा है, किसको क्या दे दिया, क्या तुलना की दृष्टि से कभी नहीं देखना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके अंदर लर्निंग एजिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड होना ही चाहिए। आई नो, आई वॉज रीडिंग अ बुक कैटलिस्ट और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से है। ये व्यक्ति जो है जिन्होंने कैटलिस्ट लिखी हुई है, IIM पास आउट है, एशियन पेंट से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी और इनको भेज दिया गोदाम के अंदर कि तुम पेंट के डिब्बे काउंट करो, इन्वेंट्री देखो कई दिनों तक। सो चंद्रमौली साहब इनका नाम है। सो ही गॉट एंग्री कि यार मैंने इसलिए इतने बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी है कि मैं इन्वेंट्री कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। बट लेटर ऑन ही टेल्स कि जो मुझे ग्रास रूट लेवल की नॉलेज मिली वो काम करके उसने मेरे जीवन में बड़ा महत्व। सो गो गेटर होना चाहिए एक जो फ्रेशर है किसी भी फील्ड में, और आपने कहीं से भी क्वालिफिकेशन ले रखी, मतलब IIM का नाम आपके सामने लिया, कहीं से भी क्वालिफिकेशन, गो गेटर। नंबर 2, लर्निंग एजाइल। एक कंपनी के अंदर ये बड़े मैनेजर, बड़े CEO ही नहीं है जिनके पास सिखाने के लिए कुछ है। एक चौकीदार भी आपको सिखा सकता है, एक ऑफिस बॉय भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है कंपनी के अंदर, लेकिन क्या आप उसे लेने के लिए तैयार है? यहाँ पर मैं एक एनालॉजी ये देता हूँ कि गांव में आपने देखा होगा कि वो हत्ते वाला नल होता है जी। आप कितने भी बड़े धन्ना सेठ क्यों ना हो, पानी पीने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। मैं एक सुराही वाली एनालॉजी, हाँ, यस यस यस, कि वो भी सेम है कि अगर आपको कुछ लेना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी करने के लिए तैयार रहें, टू लर्न फ्रॉम एनीवन, दैट शुड बी, कुछ भी करने के लिए तैयार रहें और सीखने के लिए तैयार रहें। और तीसरी बात, इतनी विनम्रता आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपके किसी सीनियर साथी ने या मैनेजर ने कह दिया मेरे पास समय नहीं है अभी आज सिखाने के लिए, आप पुनः जाएं। किसी ने उस दौरान आपसे कटु भी बोल दिया फिर भी जाएं जी, क्योंकि कोई भी गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। सही बात है। तो सही बात। सो ये 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ जो ऑफिस में नए हैं। और चौथी चीज, अगर आपको ध्यान केंद्रित करना है तो वहां का जो कल्चर है उसमें आप समाहित हो जाएं जी। जो वहां का, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कल्चर होते हैं, उस कल्चर को आप देखें। कहीं के किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, कहीं क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी कहीं बहुत हाई होती है, तो उस कल्चर के अनुरूप अपने को तुरंत ढाल लें क्योंकि वही आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करने वाला है। सर 15 साल पहले जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो जो हमारे कंपनी के ओनर थे, इज सच अ नाइस जेंटलमैन। अभी वो एक बहुत बड़ी कंपनी में, एजेंसी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी, उस टाइम पे मेरी उम्र कुछ 20-21 साल रही होगी। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा शुरुआत के 5 साल पैसे के बारे में सोचना भी मत। उस दौरान मुझे लगा था कि यार मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, है ना, मुझे 10,000 रुपये लिफाफे में मिलते थे, स्टार्टअप था छोटा सा। तो मुझे लगा था यार शायद ये इनको नहीं बढ़ाना होगा इसीलिए ये बोल रहे हैं। बट मैंने उनकी बात को ध्यान में रखा कि भाई, उन्होंने बोला कि बेटा शुरू के 5 साल जितना काम हो सके, जो कुछ भी बोले तुमसे, उस सारे काम करना सीखना, उसके बाद तुम्हें कभी पीछे पैसे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। एंड वाज ही राइट? He was absolutely bang on what he said. आज मैं जब वो उस बारे में सोचता हूँ तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे इंसान के साथ काम करने को मौका मिला जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी और बहुत सिखाया। मतलब वो बैठ के वो मेरे को जो वाइट बोर्ड पे वो सिखाते थे, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का मेरे को ABC वहाँ से स्टार्ट किया। सुपर्ब। और शुरू में गलतियाँ भी बहुत होती हैं और आप अगर उनको ओन करते हैं, अपनी गलतियों को बताते हैं कि ये मेरे से गलती हुई है, तो कई बार होता है कि सामने वाला आपकी ऑनेस्टी को देख के वो फिर आपको एनकरेज भी करता है कि बेटा चलो गलती तो हो गई आपसे, लेट्स लुक एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन नाउ। सो तो वो जो अर्ली इयर्स ने मुझे शेप किया, वो आज आई थिंक मुझे बहुत हेल्प भी कर रहा है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे साथ मेरे जो कलीग हैं वो
सेम ट्रीटमेंट उनको भी मिले जो मुझे मिला। तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। फिनोमिनल। हाँ, इसमें मेरी एक भी बात निकल आई। या मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। ब्रेन ट्रेसी जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर माने जाते हैं और कंसल्टेंट माने जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई 2% ऑफ योर सैलरी यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। जी सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कोर्सेज करें, किताबें खरीदें और अपने आप को अपग्रेड करते जी। रहें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ कि लाइक अपना पैसा खाने पीने पे खर्च करो, अगर कोई पारिवारिक स्थिति है वहां पर दो, जी और उसके बाद 90% जो पैसा बचता है अपने डेवलपमेंट पे लगाओ इनिशियल करियर में 5 साल तक। जी ये जो 90% आप अपने ऊपर लगाओगे, ये कितने गुना वापस होके आपके पास आएगा आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं। इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन एंड अपग्रेडेशन लेविशली। कपड़े फटे, पुराने, घटिया, सस्ते कैसे पहन लो। एक कहावत अंग्रेजी में, आफ्टर 30 years nobody can see what kind of clothes you wore, but everybody will feel what kind of education you gave to yourself. चरित्र का निर्माण, भविष्य का निर्माण और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है अर्ली करियर में जितना आपने अपनी एजुकेशन पे खर्च कर दिया उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। सो स्पेंड मनी ऑन योर डेवलपमेंट। जी। सो इसीलिए सर मैंने भी कहीं सुना था, किसी ने मेरे को एक्चुअली बोला ही था कि भाई जो प्रॉब्लम्स आप आज फेस कर रहे हो वो कई 100 सालों से लोग फेस करते आए हैं, उनके बारे में उन्होंने किताबें लिखी हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो पहले आई ना हो और लोगों ने सॉल्व ना की हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो आप। तो मैंने अपने ऑफिस में कुछ बुक्स रखी हुई हैं, मैंने सबको ओपन इनविटेशन भी दिया हुआ है कि आप आइए, कैबिन से जो भी आप बुक पढ़ना चाहें आप ले सकते हैं और वापस वहाँ रख सकते हैं। तो जो पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने जो बोला ना कि विलिंगनेस टू लर्न दैट इज मिसिंग, तो वो मुझे वहाँ पे भी दिखाई देता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेरे ऑफिस में 50 से 60 लोग के करीब हैं और कभी कोई एक दो ही कोई कभी आए कि भाई ये बुक मुझे अच्छी लग रही है मैं पढ़ लूँ। तो वो जो इंटेंट है वो शायद अंदर से आ नहीं रहा है लोगों को। दे जस्ट डोंट वांट टू। एक अनकॉन्शियस लेवल पे, आई थिंक अनकॉन्शियस तो खैर नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे बेसिकली वो है ही नहीं उनके। वो बस उसी दायरे में जी रहे हैं कि आए काम किया। बट जो आप बोल रहे हैं शायद लोग सुने और बोल रहे हैं कि भाई चलो सेल्फ डेवलपमेंट पे भी थोड़ा सा खर्चा करें, अपने ऊपर थोड़ा ग्रो ऑन पर्सनल लेवल पे थोड़ा बिल्कुल फोकस करें तो आगे हो पाए। तो इसमें मेरे मतलब आपसे एक ही क्या बोलते हैं इसको, डिसएग्रीमेंट है जी। थोड़ा शब्द नहीं जी। बहुत बहुत अरे थोड़ा खर्च नहीं जी जी बहुत थोड़ी मेहनत नहीं बहुत मेहनत, थोड़ी पढ़ाई नहीं बहुत पढ़ाई, थोड़ा डेवलपमेंट नहीं बहुत डेवलपमेंट जी। थोड़े से कुछ होगा नहीं। लोग कहते हैं ना कि भाई टू गेट सक्सेस यू शुड बी पैशनेट। मैं बिल्कुल पागल हूं, मैं कहता हूं कि पैशन से काम नहीं चलेगा, अब ऑब्सेशन से काम चलेगा। वो दीवानगी, वो पागलपन, वो पैशन से 10 गुना आगे की चीज है। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो भाई अपना दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अपने जिंदगी काटो जैसे कट रही है। जी सर, एक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, राइट। एक थोड़ी टॉक्सिसिटी भी होती है। हाउ डज वन डील विद दैट? कैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को कैसे आप नेविगेट करके आप जो आपका KRA है वो आप कैसे अचीव करें और कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सो पहले बात यह है कि भाई पॉलिटिक्स क्या है। सो अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पॉलिटिक्स की देखें तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द वेरियस डायनामिक्स इन ऑर्डर टू गेट कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज एंड सेफगार्ड योर ओन इंटरेस्ट। ठीक है जी। और कुछ लोग मुझे मिलते हैं और पहले मैं भी उन्हीं में शामिल था कि भाई हम तो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं जी। तो आज मैं एक कह सकता हूं, या तो आप बहुत सीधे हैं या बिल्कुल बेवकूफ हैं जी। कॉर्पोरेट में अगर आप काम कर रहे हैं आप पॉलिटिक्स से बच नहीं सकते और आपको भी पॉलिटिक्स खेलनी आनी चाहिए जी। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते तो आप कभी भी लाइफ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स मेरी निगाह में दो तरह की है, एथिकल पॉलिटिक्स एंड अनएथिकल पॉलिटिक्स जी। एथिकल पॉलिटिक्स के ऊपर मैं दो लाइनें ये कहता हूं। एथिकल पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो कार्य ऑर्गेनाइजेशन और टीम की ग्रोथ के लिए काम देते हैं एट लार्ज जी, उसके लिए जो हम मैन्यूवरिंग करते हैं वो एथिकल पॉलिटिक्स है। और इसमें एक है कि जो भी व्यक्ति हमारी टीम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है उसको किसी प्रकार से हर्ट नहीं होना चाहिए आपके किसी प्रकार के क्रियाकलाप से, वैसी मैन्यूवरिंग
जी। जहां तक सवाल है कि भाई पॉलिटिक्स अच्छी होती है कि गलत होती है, बिना पॉलिटिक्स के ना राज्य चलता, ना बिना पॉलिटिक्स के ना ऑफिस चलता, ना परिवार चल ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान राम का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जी। जरासंध जो दुराचारी राजा था, उसे कैसे मारा भगवान कृष्ण ने? वो दूसरे के राज्यों पे कब्जा करके उन राजाओं को कैद कर लेता था, और कृष्ण को पता था कि सिर्फ भीम ही है जो उसको मार पाएगा, जरासंध को। जी। डायनेमिक्स की मैन्यूवरिंग जो भगवान कृष्ण ने करी और जरासंध का जो वध कराया भीम के हाथ से, और सैकड़ों राजाओं को मुक्त करा दिया। अगर भगवान कृष्ण कहते कि यार मैं तो राजनीति नहीं करता, ना वो मुक्त होते। 100 से ज्यादा जो राजा बनते जरासंध के कारावास में। जगह जगह पर महाभारत आप पढ़िएगा, आप पाएंगे भगवान कृष्ण ने फाइनेस्ट पॉलिटिक्स खेली हुई है। जी। भगवान राम ने क्या किया? बाली और सुग्रीव का आपको उदाहरण पता ही होगा। जी। विभीषण को पहले ही सक्सेसर घोषित कर दिया लंका का, युद्ध होने से पहले, कि जीते तो तू राज करेगा लंका के ऊपर। ये भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और यही मैं पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट में देखता हूं। जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है और कहता है भाई मैं तो पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं, भाई ग्रो नहीं कर पाओगे। एथिकल पॉलिटिक्स सीखो और उसे खेलना शुरू करो। और यहां पर मैं चंद किताबें हैं जो आपके माध्यम से सभी को सजेस्ट करूंगा, जिसमें सबसे पहली मेरे दिमाग में आती है और जो IIMs में भी रिकमेंड की जाती है, दैट इज आर्ट ऑफ वॉर। और ये लगभग 1.5-2 हजार साल पुरानी किताब है। आर्ट ऑफ वॉर चाइनीज बुक है, और बहुत छोटी सी बुक है, आज भी रेलेवेंट है कॉर्पोरेट के अंदर। 48 रूल्स ऑफ पावर, बहुत छोटी सी बुक है, आज भी वैलिड है। और सर्वोपरि मैं रखता हूं चाणक्य नीति को। एक शिक्षक पॉलिटिक्स के माध्यम से एक राजा को नेस्ता नाबूद कर सकता है और दूसरे राजा को सर्वश्रेष्ठ पद पे पहुंचा सकता है। ये बिना पॉलिटिक्स से पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है। सो कॉर्पोरेट में हो तो पॉलिटिक्स को जानना सीखो और खेलना सीखो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए मेरा सवाल नेविगेट करने के लिए था। नेविगेट कर, उसको अवॉइड तो आप कर नहीं सकते, बिकॉज यू आर देयर। वो चक्रव्यूह है, आपको वहां पे आपको फाइट ही करनी है। कमजोर हैं या आप बहुत सीधे हैं, अगर आप उससे बचेंगे। जी। ये मैं पूरे 25 साल के अनुभव के बाद आपको बता रहा हूँ। जी। सो नेटवर्किंग जो है वो करियर ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है सर? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ पीपल टू नेटवर्क विद? ब्यूटीफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो नेटवर्किंग के बारे में मेरा एक गोल्डन रूल है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ। द बेस्ट टाइम ऑफ नेटवर्किंग इज व्हेन यू डोंट रिक्वायर अ नेटवर्क। ओके। लोग बाग नेटवर्किंग तब शुरू करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ करियर, कि यार अब मैं क्या करूंगा, चलो नेटवर्किंग करते हैं, या जब उसे जॉब चाहिए या कुछ काम निकालना है। दैट इज द वर्स्ट टाइम ऑफ नेटवर्किंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क्ड नहीं है, इंट्रा नेटवर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जिन प्लेटफॉर्म्स, जिन ऑर्गेनाइजेशन तक आपको पहुंचना है उसके साथ आप नेटवर्क नहीं है, सो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी आज की तारीख में। अब प्रश्न आता है नेटवर्किंग कैसे करें? आपकी जो भी फील्ड है, सपोज आप सप्लाई चेन से आते हो, ह्यूमन रिसोर्स से आते हो, मैन्युफैक्चरिंग से आते हो, मार्केटिंग से आते हो, डिजिटल मार्केटिंग से आते हो, सबकी फोरम्स हैं और सबकी कॉन्फ्रेंसेस हैं, और कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल तीनों लेवल पे होती हैं। थोड़ा सा आप इंटरनेट पे जाएंगे और आप उसके ऊपर टाइप कर दीजिए और उन कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन करना शुरू कीजिए। नंबर 1, हर एक स्पेशलाइजेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी है जी, उन बॉडी के मेंबर बने। लाइफ लॉन्ग मेंबर बन की सुविधा है तो वो आप जरूर लें। ठीक है, वहां के लोगों से आपकी मुलाकात शुरू हो जाएगी। और तीसरा तरीका जो मुझे मतलब बहुत व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगता है, जिस भी फील्ड में है, आपसे जूनियर तो लोग होंगे ही होंगे उस फील्ड के अंदर, उनकी मेंटरिंग करना शुरू कर दीजिए जी, उनको दिशा दिखाना शुरू कर दीजिए, उनको देना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर मैं एक किताब फिर सजेस्ट करूंगा, एडम ग्रेंट की एक बुक है, गिव एंड टेक। ये 2-3 साल पहले छपी है एंड बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही है टाइम्स के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसकी ब्यूटी क्या है? गिव एंड टेक। इसमें गिव पहले है, टेक बाद में है जी। तो गिव, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग टू योर जूनियर्स एंड पीयर्स एज वेल, सो वहां आपकी नेटवर्किंग होनी बहुत अच्छी शुरू होती है। करियर में रिस्क लेना और कभी-कभी फेलियर्स बहुत अनअवॉइडेबल हो जाती है, वो आप अवॉइड कर नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्क टेकिंग और फेलियर के साथ आप आगे कैसे बढ़ें और किस माइंडसेट के साथ आप उसको नेविगेट करें, उस दौर को,
अपने करियर में, तो वो बेसिकली क्या है, अगर किसी की जॉब जाती है राइट, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाना भी नेचुरल है, करेक्ट। तो उस फेज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ठीक है। सो सर पर तो हम बात करेंगे जो आपने प्रश्न किया कि भाई रिस्क टेकिंग कितनी ले कर सकते हैं करियर में, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके माध्यम से। मैं बहुत अजीबोगरीब बात कहने वाला हूँ। कंफर्ट जोन में आ गए किसी जॉब में और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, रिस्क नहीं ले रहे, ये सबसे बड़ा रिस्क है। यू आर इरोडिंग योरसेल्फ। जी। सो करियर में रिस्क लेने चाहिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू कोट चंद्रमौली साहब, उनकी बुक कैटलिस्ट, और जितने भी लोग देख रहे हैं मैं कहूंगा किताब जरूर खरीदें आप और पढ़ें। इट सेज दैट कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके लिए लर्निंग बची हुई है तब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी ना छोड़ें। और जब आपकी वहां से लर्निंग कंप्लीट हो गई, कुछ नया नहीं है, स्टेटस क्यों बरकरार है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, वही मतलब 2 पंच 1 लंच वाली स्टेज में आ चुके हैं, तो ये समय आ चुका है कि आपको कुछ सोचना चाहिए। आप और जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी ग्रो नहीं करते। अब आप देखिए, आई कम फ्रॉम फार्मर्स फैमिली जी। हम सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। हमारे खेतों में खुले में हम बीज बो के घर आ जाते हैं जी। 100% रिस्क है, बारिश आ सकती है, 100% रिस्क है, बाढ़ आ सकती है, 100% रिस्क है कि पक्षी हमारे बीज खा जाएंगे जी। लेकिन साल दर साल हम यही काम करते चले आ रहे हैं और जहां भी जिस मुकाम पे पहुंचे रिस्क की वजह से पहुंचे जी। अगर आप खेती में रिस्क ले रहे हैं जी, तो कॉर्पोरेट में काम करते सबसे बड़ा रिस्क तो खेती में ही है सर, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओलावृष्टि हो गई, You're exposed। गेहूं बिल्कुल पक के तैयार है, ओले गिर गए रात को, सब खत्म हो गया। ओके, तो रिस्क लेने चाहिए, बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप करियर मूव बनाने की सोच रहे हैं तो 6 महीने पहले से अपने को कहां मुझे पहुंचना है उसके लिए आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए जी। उसी तरह की कॉम्पिटेंसीज, उस तरह के स्किल्स, उसी तरह की नेटवर्किंग आपको पहले से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए। एंड यू होनी चाहिए। यू मस्ट टेक रिस्क इन करियर, और रिस्क में है रोल चेंज करना जी। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी रह सकते हैं, आप जाएं सीईओ से बात करें कि भाई मैं सप्लाई चेन में बहुत समय से प्रोक्यूरमेंट में जाना चाहता हूँ, प्रोक्यूरमेंट में बहुत समय से। आप टाटा ग्रुप को देखें कि जहां पर मैं देखता हूं कि जो ऑपरेशन हेड्स हैं वो सीएचआरओ ही बनते हैं और सीएचआरओ को प्लांट चलाने का मौका दिया था, वो भी बड़ा रिस्क है जी। बहुत से लोग डिनाई कर देते हैं कि भाई मैं इस रोल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रांजिशन ही नहीं कर पाऊंगा, बट सम पीपल टेक रिस्क एंड लेटर ऑन दीज पीपल बिकम सीईओज इन डिफरेंट कंपनीज। टेक रिस्क इफ यू वांट टू गो। तो भारतीय समाज में स्पेशली फेलियर को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, कलंक की तरह देखा जाता है जी। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, मैं उसको पढ़ रहा था बहुत पहले, 25 साल पहले। ये कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसा कोई गोल्फ का महारथी प्लेयर नहीं देखा जिसकी गोल्फ खेलते हुए बॉलें ना खोई हो। अगर मुझे ये डर लगे कि यार मैं गोल्फ खेलने जाऊंगा मेरी तो 10 बॉलें खो जाएंगी, क्या वो कभी भी गोल्फ खेलना सीख पाएगा? नहीं सर। साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसपे से गिरते हैं। तो फेलियर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस। तो फेलियर को नेक्स्ट टाइम से आप देखें तो देखें कि हाँ, ये मुझे सफलता की तरफ ले जाने में कैसे मदद कर रहा है, इससे मैंने क्या सीखा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन कहते थे कि भाई 10,000 बार मैंने ये सीखा एक्सपेरिमेंट करके किन किन विधियों से बल्ब के अंदर लाइट नहीं आ सकती। यस। तो हमको यही मानसिकता रखनी है, सेटबैक को तैयारी समझें, हर सेटबैक को तैयारी समझे, और हर फेलियर मेरे लिए एक लेसन है, उसमें लेसन सबसे बड़ी फेलियर है कि आप असफलता में लेसन नहीं ढूंढ पा रहे और उसको दूर नहीं कर पा रहे। उससे बड़ी असफलता मैं कुछ नहीं मानता और कुछ नहीं मानता। इस डिस्कशन के आखिर में एक आपसे फाइनल टेक अवे लेंगे, जो आप एक मैसेज है जो अपने यूथ को देना चाहेंगे कि भाई एक्शन ड्रिवन हो वो थोड़ा, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आए, पॉजिटिव चेंज आए ऑफ कोर्स। तो आप बताइए वो प्रैक्टिकल एडवाइस आपकी क्या होगी सर? सबसे पहले आप जाने कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये आसान नहीं है। फाइंड योर व्हाई। फाइंड योर व्हाई नंबर 1 जी। उसके ऊपर मैं रोज क्या एक्शन ले सकता हूं वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जी। आप विश्वास जानिए, मैंने अपनी एक MS एक्सेल बनाई हुई है जिसमें मैंने 21 एक्शनेबल लिखे हुए रोजाना के। वाह। और सारे के सारे जो एक्शनेबल हैं वो मेरे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वर्क रिलेटेड, मनी मेकिंग, इन 5 चीजों के अराउंड घूमते हैं जी। तो मैनेजमेंट की भाषा में जो कहते हैं कि फोकस ऑन द लीड मेजर्स, लैग विल फॉलो। अपने कर्मों पे ध्यान रखो जी, रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो नंबर 1 नो योर व्हाई। नंबर 2
डेली जो आपको एक्शन लेने हैं उसको आप लिख के रखो कि इन क्षेत्र में एक्शन लूंगा। नंबर 3, स्टे फोकस्ड। ये जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, ये सिर्फ वो लोग बर्बाद करते हैं। एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड टू द गोल्स ऑफ योर लाइफ, एनीथिंग में डिस्ट्रैक्ट यू इन योर लाइफ। जो लोगों का ध्यान अपने ऊंचे गोलों पे नहीं है, उन्हें कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, उससे बचें, फोकस करें। और आखिर में ये हार्ड वर्क जिसको हम बोलते हैं, अगर आपका वाई स्ट्रांग है, आप 18 घंटे भी काम करेंगे जिंदगी में तो आपको लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हैं जी। जो एक जगह मैंने कहा था कि भाई ऑब्सेशन की आवश्यकता है। गेट ऑब्सेस्ड विद द गोल्स ऑफ योर लाइफ जी। वर्क हार्ड इन योर लाइफ, स्टे फोकस्ड। दिस इज द गुरु मंत्र टू गेट अ सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल लाइफ। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू वेरी मच। आपने Thank हमें you. समय दिया। मैं और मेरी टीम बहुत आभारी हैं आपके। बहुत कुछ सीखने को मिला और इसमें बहुत सारी जो बुक्स आपने रिकमेंड किए हैं वो हम पढ़ेंगे और आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। Sure. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पॉडकास्ट को एक बार फिर सुने और इस बार आप पेन और पेपर लेके सुने और नोट्स बनाएं। सिर्फ ज्ञान लेने से परिवर्तन नहीं आएगा, ज्ञान के ऊपर कर्म करने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।